नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कंचफर में। आज की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला टॉपिक ये है कि आप लोगों ने थ्री इडियट मूवी तो देखी होगी, जिसमें फुनसुक वांगडू का रोल आमिर खान जी निभाते हैं। और वर्तमान में फुनसुक वांगडू के द्वारा हड़ताल की जा रही है, उनके द्वारा फास्ट किया जा रहा है -40 डिग्री टेम्परेचर पर। इसका कारण क्या है? और वर्तमान में एक वीडियो जारी करके भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा है कि हमको 6 शेड्यूल का दर्जा दे दीजिएगा, जो आपने पहले वादा किया था। आपके जो मैनिफेस्टो में पहले जो आपने कहा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दे देंगे, लेकिन अभी तक लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा नहीं दिया गया है। और ये आपने जो वादा किया था, आपने कई पॉलिटिकल पार्टियों के विरुद्ध कई रैलियों में आप लोगों ने कहा था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाएगा, जिससे हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है और जो हमारी जो लोकलिटी है वो उसका क्या होगा, संरक्षण होगा, उसको हम कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो न्यूज है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 6 शेड्यूल के बारे में हम पढ़ें और क्या इशू है, वो ये क्यों मांग कर रहे हैं फुनसुक वांगडू जी कि इनको लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एक एथिक्स के एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, फिर हम इस पूरे टॉपिक पे आएंगे। इनको डॉक्टर हाई फाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर हाई फाइव। और ये बेंगलुरु से संबंधित है और ये वर्तमान में इंटरनेट पर काफी वायरल है, चर्चित है। और ये क्यों वायरल है? क्योंकि आप अपने एग्जाम में, आप अपने ऐसे में, आप अपने एथिक्स के पेपर में इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर सैयद माजिद हुसैन। इनका बेंगलोर में क्लिनिक है जिसका नाम है गुड विल चिल्ड्रन क्लिनिक। ये क्या करते हैं, इन्हें इनोवेटिव आइडिया लेकर इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशंस करते हैं, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग इनने अपनी क्लिनिक को बनाया है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन्होंने बच्चों को वैक्सीनेशन देने के लिए वहां पे फन से संबंधित इंटरेक्टिव स्पेस फॉर चिल्ड्रन इंगेजिंग कन्वर्जन करने के लिए उनके प्ले, उनके टॉय, उनके वहां पे क्लिनिक पे रखे हैं, ताकि उनको वैक्सीन देने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये क्या है? इनोवेशंस है। जरूरी नहीं है कोई आईएएस ही किसी भी सोसाइटी में बदलाव लाए। बदलाव वो हर व्यक्ति ला सकता है जो अपनी जगह पर अपना काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ करता है, ऑनेस्टी के साथ अपना काम करता है। वही देश का क्या है, राष्ट्रभक्त हम उसको बोलते हैं। तो इन्होंने बच्चों का जो वैक्सीनेशन करने के लिए इनोवेटिव आइडिया लाया। इंस्टाग्राम पे ये रील बना के डालते हैं ताकि बच्चों को, और बच्चों के साथ प्ले करते हैं, बच्चों के साथ सॉफ्ट टॉक के माध्यम से प्ले करते हैं, उसके बाद उनको वैक्सीनेट करते हैं, ताकि हमारा जो वैक्सीनेशन वाला जो गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, और इनकी वैल्यू आप, इनका एग्जाम्पल आप एथिक्स में लिख सकते हैं। ठीक, इनका एग्जाम्पल आप एथिक्स में लिख सकते हैं कि अपने सर्विस के प्रति कितने डिवोटी थे, और ये इन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ, इनोवेटिव आइडिया के साथ, अपनी सर्विस वैल्यू के साथ इनने इंसाफ किया, मतलब कि अपनी सर्विस वैल्यू को इन्हें सही से इंप्लीमेंट किया और लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने काम किया। इस बात को वहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप देखेंगे। अब हमारा जो मेन मुद्दा है कि जो फुनसुक वांगडू -40 डिग्री की फास्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप समझो, लद्दाख का मैप समझो। ये लद्दाख है, ये वाला पूरा रीजन, ये आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद लद्दाख को यूटी बनाया और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको लेजिस्लेटिव देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आप हमको लेजिस्लेटिव देखने को नहीं मिलती। पहले बेसिक समझें। बेसिक ये है कि जब आर्टिकल 370 था और फिर आर्टिकल 35 ए था, तो क्या कर रहा था, जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो लद्दाख की जो क्या था, वहां की कल्चर थी,
वहां की जो सोशल इवेंट थे उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हमको 6 शेड्यूल का क्या दे दिया जाए, हमको दर्जा दे दिया जाए, जिससे हम क्या कर सकें, अपने जो भी लोकलिटी है उसको कंजर्व कर सकें और अपनी सोसाइटी के अनुसार हम लॉ बना सकें और अपने संस्कृति के अनुसार वहां पे अपना रहन सहन कर सकें, जिससे हमारा इस प्रकार और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो काफी मतलब कि कंजर्व कर सकें। लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं, वहाँ मेल्ट हो रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी समस्याएं हमको देखते हैं। फुनसुक वांगडू को आपकी जानकारी के लिए बोलते हैं, इनको आइस मैन नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बहुत सारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर भी बनाए हैं वहां पे, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो हमको नहीं देखने को मिले लद्दाख में। ठीक है, ये तो हमारा हमारा क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है। तो वर्तमान में जब 6 शेड्यूल की बात आती है, तो 6 शेड्यूल की जब हम बात करेंगे तो वर्तमान में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम को 6 शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें मेघालय में आपको खासी हिल्स, सॉरी गारो, खासी, जैंतिया हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई हैं। इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती हैं। हर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, जिसमें से 30 मेंबर में से क्या होता है, 4 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। बाकी जो 26 मेंबर होते हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हमको ऑटोनॉमस काउंसिल बनानी है। लेकिन अपवाद ये है कि जो बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल है वहां उसमें ज्यादा मेंबर होते हैं, 30 मेंबर नहीं होते। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मेघालय में और 3 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं, मिजोरम में 3 ऑटोनॉमस काउंसिलिंग है, त्रिपुरा में 1 है, आसाम में 3 ऑटोनॉमस काउंसिलिंग है। ठीक है, तो आप इनकी जो लोकेशंस हैं वो आप याद रखेंगे कि यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपने ये समझ लिया। तो जो यहाँ पे जो ऑटोनॉमस काउंसिलिंग बनाई जाती है इनको कुछ स्पेशल पावर रहती है। वो पावर क्या होती है, गवर्नर को राइट दे दिया जाता है कि आप किसी भी ऑटोनॉमस काउंसिलिंग या फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो ट्राइबल एरिया में कंस्टिट्यूट होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वो अपने कार्य करने में बिल्कुल क्या होगी, ऑटोनॉमस होगी, उसमें क्या होगी, उनको इंडिपेंडेंसी होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टेट जो लेजिस्लेचर है और जो पार्लियामेंट है उसके अगर कोई कानून बनता है, कोई अगर लॉ बनता है, तो जिस इस ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग या फिर रीजन्स है उन पे अप्लाई नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई होने से पहले गवर्नर की कंसेंट आवश्यक है, तभी वो वहां पे अप्लाई होगा। इतनी बात समझ में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट अगर उस स्टेट की लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है तो डायरेक्टली वहां पे अप्लाई नहीं होगा, वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। वहां की जो कल्चरल जो वैल्यू है, वहां की जो सोशल्स जो वैल्यू है, वहां की जो पॉलिटिकल वैल्यू है, वहां के जो ट्राइबल राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, 6 शेड्यूल करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, 6 शेड्यूल करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम इस 6 शेड्यूल ही वहां के डिसीजंस लेती है, मतलब कि इतना कहें तो वो जितने भी काम हैं, चाहे सोशल वाला काम हो, चाहे इकोनॉमी वाला काम हो, चाहे पॉलिटिकल वाला काम हो, चाहे चाहे मतलब कि जस्टिस करना हो, तो जितने भी काम होते हैं वो कौन करती है, ऑटोनॉमस काउंसलिंग करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, उनको क्या मिल गई, ऑटोनॉमी मिल गई। क्या मिल गई, ऑटोनॉमी मिल गई। तो फुनसुक वांगडू ये कह रहे हैं कि जैसे आपने असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को 6 शेड्यूल में शामिल किया है, वैसे ही लद्दाख को कर दो, क्योंकि अब आर्टिकल 370 है नहीं। अगर आर्टिकल 370 नहीं है तो हमारी जो सोशल वैल्यू है, हमारी जो कल्चरल वैल्यू है, वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम, तो हमको 6 शेड्यूल का दर्जा दे दो। ठीक है, लेकिन इसलिए उन्होंने क्या किया, फास्ट स्टार्ट किया है। इतनी बात क्लियर होगी आपको।
ठीक, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये मुद्दा पूरा क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम चर्चा में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है प्रपोजल को कि वो 30 लाख मीट्रिक टन वीट को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत क्या करेंगे, सेल करेंगे। इस स्कीम में क्या होता है, जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं उसको गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एजेंसी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ओपन मार्केट में टाइम टू टाइम क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल क्यों करते हैं, मान लो कोई लीन सीजन है, वहां पे ग्रेन की सप्लाई नहीं हो रही। अगर ग्रेन की सप्लाई नहीं हो रही तो सरकार ग्रेन की सप्लाई वहां पे कर सकती है, और इसके माध्यम से वो एक्सचेंज का फायदा मतलब कि हेल्प लेते हैं, जिसको NCDEX बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें मेनली 3 बातें होती हैं कि वीट को सेल करते हैं बल्क में कंज्यूमर प्राइवेट ट्रेडर को बाय ई ऑक्शन के माध्यम से, या फिर वीट को बल्क में कंज्यूमर प्राइवेट ट्रेडर को सेल करते हैं थ्रू ई ऑक्शन, या फिर डेडिकेटेड एक मूवमेंट चलाकर, या फिर रॉ जो हमारा रॉ राइस रहता है ग्रेड ए का, उसको कंज्यूमर प्राइवेट ट्रेडर को ई ऑक्शन के माध्यम से सेल करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। क्यों करते हैं कि सरकार के पास सरप्लस फूड ग्रेन रहता है, बारिश आती है, बारिश में वो सड़ जाता है, सड़ने से अच्छा है कि वो मार्केट में उसको सेल कर दें, ताकि हमारे पास स्पेस भी हो जाएगा, हम इसको आसानी से रख भी लेंगे, और मार्केट में फूड ग्रेन की सप्लाई भी हो जाएगी। अगर फूड ग्रेन की सप्लाई हो जाएगी तो लोगों को जो फूड ग्रेन है वो क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो महंगाई जो इन्फ्लेशन है जो फूड प्रोडक्ट में, वो हमको कम लेवल पे देखने को मिलेगी। इसके कारण सरकार क्या करती है, सेल कर देती है। बात आगे समझ में, ठीक है। अब इसको मैंने बोला या तो गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट की एजेंसी, तो एक एजेंसी महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के तहत काम करती है। ठीक है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत स्टेब्लिश किया गया 1965 में। ठीक है, ये मेजर क्या करती है काम, फूड ग्रेन को स्टोरेज करती है, स्पेशली वीट को। ठीक है, और जो भी हमारी जो मतलब कि एमएसपी पे वैल्यू रहती है उसके माध्यम से स्टोर करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ एक एजेंसी और है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जो एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है उसको रिकमेंडेशन कौन देता है, सीएसीपी देता है। सीएसीपी की जो स्टेप्स जो इसको स्थापित किया गया था 1965 में किया था, और ये सरकार को क्या देते हैं, एमएसपी पे रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इतना रिकमेंड आप इतना एमएसपी डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो इथुनेसिया जिसको हम इच्छा मृत्यु बोलते हैं, उसकी जो 2018 में जो जजमेंट आया था उसकी गाइडलाइन में कुछ रिलैक्सेशन दिया है, उसको कुछ रिलैक्स किया है। ठीक है, एडवांस मेडिकल जो डायरेक्टिव रहता है उसके लिए इसको इनकी गाइडलाइन को रिलैक्स किया है। तो 2 टाइप की इथुनेसिया हमको देखने को मिलती है, हिंदी में इसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं। पहले तो हम इथुनेसिया का मतलब समझ लें। इथुनेसिया एक क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसमें यू का मतलब होता है गॉड और थेनोस का मतलब होता है डेथ। थेनोस वो नहीं जो मतलब कि एंड गेम वाला, तो थेनोस का मतलब डेथ होता है, और दोनों मिलाकर हम पढ़े तो इसका मतलब होता है कि गॉड नहीं, गुड डेथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 2 टाइप की इथुनेसिया हमको देखने को मिलती है, इसको हम एक्टिव इथुनेसिया बोलते हैं, या फिर पॉजिटिव या फिर एग्रेसिव इथुनेसिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो कोई पेशेंट आईसीयू में है और वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, तो जितने बार उसकी आईसीयू में जितने भी मतलब कि उसकी मशीन लगी हुई है, ऑक्सीजन लेवल लगा हुआ है, तो इसको ह्यूमन इंटरवेंशन के द्वारा या फिर डॉक्टर के द्वारा
उसको हटा लिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि एक्टिवली आपने उसको डेथ देने के लिए आपने जो भी इक्विपमेंट लगे थे उसको आपने हटा लिया, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्टिव इथ्यूनेसिया। दूसरा होता है एक पैसिव इथ्यूनेसिया। तो पैसिव इथ्यूनेसिया क्या है, नेगेटिव इथ्यूनेसिया भी बोलते हैं या फिर नॉन एग्रेसिव इथ्यूनेसिया भी बोलते हैं। इसमें उसकी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, इसको छोड़ दिया जाता है, जब उसको अपने आप जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमारे देश में क्या होता है, पैसिव इथ्यूनेसिया अलाउ है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सरकार ने क्या किया, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पैसिव इथ्यूनेसिया में कुछ गाइडलाइन में रिलैक्सेशन दिया है। रिलैक्सेशन क्या दिया है, पहले क्या था कि अगर आपको लिविंग बिल लिखवानी है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अटेस्टेशन होने चाहिए थे, लेकिन अब ऐसा कर दिया है कि आप नोटरी या फिर गजेटेड ऑफिसर के माध्यम से आप लिविंग बिल लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमको देखने को मिला है। दूसरा रिलैक्सेशन हमको देखने को मिला है कि लिविंग बिल को कस्टडी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से रखा जाता था, लेकिन अब इसको इंडियन हॉस्पिटल एक्सेस के माध्यम से रखा जाएगा। तीसरा रिलैक्सेशन से मिला है कि पहले प्राइमरी बोर्ड ऑफ डॉक्टर एटलीस्ट 4 एक्सपर्ट होने चाहिए थे, जिसमें जनरल मेडिसिन से एक होगा, कार्डियोलॉजी से एक होगा, न्यूरोलॉजी से एक होगा, ठीक है, नेफ्रोलॉजी से होगा या फिर ऑन्कोलॉजी से होगा, और उनको ओवरऑल एटलीस्ट स्टैंडिंग 20 ईयर के आसपास होना चाहिए। लेकिन अब क्या कर दिया है कि जो उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है फिजिशियन, वो उसके अलावा 2 अदर डॉक्टर होना चाहिए, जिसको कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले टाइम से संबंधित 2018 के जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब इसमें आप किसी भी मन की प्राइमरी या सेकेंडरी बोर्ड के माध्यम से 48 आवर के अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सेकेंडरी बोर्ड से संबंधित अब कहा गया है कि जो हॉस्पिटल्स है उसको सेकेंडरी बोर्ड फॉर मेडिकल एक्सपर्ट का कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा इमीडिएटली। लेकिन पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंस्टिट्यूट करते सेकेंड बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट के माध्यम से। तो ये हमको चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी ली हैं, एक्टिव इथ्यूनेसिया और पैसिव इथ्यूनेसिया, उससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कभी कभी मेंस में आ सकता है, तो इसके माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चर्चा में है। यह क्या है, एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है। इसको 2008 में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। एम्प्लॉयमेंट को ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जनरेट करते हैं। किसके माध्यम से, जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं, जो एमएसएमईज हैं, उनको एस्टेब्लिश करके। ये फैक्ट्री और यूनिट को इस्टेब्लिश करने में इंटरप्रेन्योर को मदद देते हैं, हेल्प करते हैं। सेंट्रल सेक्टर की स्कीमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, ठीक है। ये बस इतना ही ध्यान रखेंगे। इसके तहत क्या होता है कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली एक खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन इसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत ये काम करता है। अगर आपको इस स्कीम का लाभ लेना है, अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो आपकी जो एज है 18 ईयर से अधिक होनी चाहिए। ओनली न्यू प्रोजेक्ट यूनिट पे आपको लाभ मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप इस स्कीम से लाभ लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या यूनिट की होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख होनी चाहिए। गवर्नमेंट रूरल एरिया में 25% जनरल कैटेगरी के लिए, 35% स्पेशल कैटेगरी के लिए सब्सिडी देगी, जबकि अर्बन एरिया में जनरल कैटेगरी के लिए 15% और जो स्पेशल कैटेगरी के लिए 25% सब्सिडी देगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हमने स्कीम पढ़ी। दूसरी बात, सरकार ये चाह रही है कि 1000 से अधिक जो मॉन्यूमेंट हैं उनको मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर को दे दें। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, इन मॉन्यूमेंट में बहुत सारी फैसिलिटी को डेवलप करेंगे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, वहां की
बेस्ट सर्विस को डेवलप करेंगे, ताकि वहां पे अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको अच्छा लगे, और हमारे देश में अधिक से अधिक जो एंसेंट मॉन्यूमेंट है वहां पे अधिक से अधिक लोग विजिट करने जाएं। ठीक है, इस स्कीम को तहत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत डेवलप किया जाता है, और फिर बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ट्रांसफर किया गया अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, और इस स्कीम में जो सेंटर के द्वारा प्रोटेक्टेड हेरिटेज प्रॉपर्टी है उन्हीं को दिया जाएगा, राज्य वालों को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इस स्कीम के तहत जो दिया जाएगा, जिनको जो मॉन्यूमेंट दिए जाएंगे उनको हम बोलेंगे मॉन्यूमेंट मित्राज। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, किसी कॉरपोरेशन को दिया जा सकता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ग्रीन कॉमेट हमारी तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ, और ऐसा 50,000 ईयर के बाद हो रहा है। और ये कहां से आ रहा है? ऑट क्लाउड के माध्यम से आ रहा है। ऑट क्लाउड क्या होते हैं? तो ये एक बर्फ से, मतलब कि एक कलेक्शन होता है आइस ऑब्जेक्ट का, आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी जो सन से डिस्टेंस होती है 1 लाइट ईयर के आसपास होती है। तो हमने ऑट क्लाउड समझ लिए। ब्यूटीफुल ग्रीन ग्रीन ग्लो, मतलब कि ये क्या करते हैं? इमिट करते हैं। इमिट कैसे करेंगे? जब कॉमेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? ग्रीन लाइट को इमिट करते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ग्रीन कॉमेट, जिसका नाम है कॉमेट C/2022E3। ठीक है, ये हमको नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में देखा गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मीटियोर है, सबसे पहले बात करते हैं हम एस्ट्रॉइड की। तो एस्ट्रॉइड क्या है? एक रॉकी बॉडी होती है जो कि प्लैनेट से छोटा होता है, और ऑर्बिट इसकी क्या होती है? सन होता है। फिर उसके बाद हम मीटरॉइड पे आते हैं। तो मीटरॉइड क्या होता है? रॉकी मेटलिक फ्रेगमेंट होता है, चाहे फ्रेगमेंट्स इन एस्ट्रॉइड का हो सकता है, कॉमेट का हो सकता है, प्लैनेट का हो सकता है, तो उसको हम मीटरॉइड बोल देते हैं, मेट्रॉइड बोल देते हैं। एक होता है मीटराइट। तो मीटराइट क्या होता है? मीटर फ्रेगमेंटेड होता है और एक ग्राउंड की तरफ आता है, मतलब कि हमारे अर्थ के जो मतलब कि जो भी मतलब कि इन्वायरमेंट है उसमें क्रॉस करने का प्रयास करेगा। कॉमेट आइस बॉडी होती है, ये गैसेस को रिलीज करती है सन की ऑर्बिट में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मीटियोर क्या होता है? लाइट को स्ट्रिक करते हैं, और हीटअप मतलब कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलने लगते हैं, तो इनको हम मीटियोर बोल देते हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।